social interactions. First of all, we need to understand what the social interactions are. Social interactions ये होती हैं कि आप जब किसी से मिलते हैं, किसी दूसरे से, you are alone, जब आप किसी दूसरे से मिलते हैं, तो उस मिलने में आप उससे हाथ मिलाते हैं, उसका हाल-चाल पूछते हैं, उससे गपशप करते हैं, या उससे लड़ाई-झगड़ा करते हैं, या उससे आप कोई कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, या उससे कोई चीज़ खरीदते हैं, या आप उससे पढ़ने जाते हैं, या आप उसको पढ़ाने जाते हैं, व्हाटएवर द act that you are doing. But if you are meeting to the other person, this is called social interaction. ठीक है? तो सोशल इंटरेक्शन अगर आप देखें, तो एक इंसान की अगर हम बात करें, तो एक ह्यूमन बीइंग विदाउट सोशल इंटरेक्शन कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि आप अपनी जिंदगी को जरा थोड़ा दोहराएं कि अब से हम पीछे अगर देखते हैं, तो क्या हम विदाउट सोशल इंटरेक्शन इस दुनिया में जी सकते हैं? नहीं. अभी हम इस क्लास में मौजूद हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन. लेकिन ये कौन सी सोशल इंटरेक्शन है? ये वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन है, जिसमें वी आर नॉट फिजिकली मीटिंग विद ईच अदर, बट यस वी आर मीटिंग विद ईच अदर. तो अगर हम इसी तरह क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, फिजिकली वी आर मीटिंग विद ईच अदर, तो वो भी एक सोशल इंटरेक्शन है. आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो यू ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू ट्राई टू टॉक विद द पीपल, यू ट्राई टू ग्रीट विद द पीपल. जब आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन. ठीक हो गया? अब वो एक अलहदा बात है कि आप किसी बस में बैठे हैं, और बस में आप अकेले हैं और आप किसी से बात नहीं कर रहे, मीन्स आप सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे इस वक्त. सोशल इंटरेक्शन इन व्हेन यू आर एंगेज्ड विद समवन. ठीक है? जब आप किसी के साथ एंगेज्ड हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन. While presenting the theory of beginning of society, John Locke says man is peace loving from the very beginning because of his weak instinct. It was in his very nature and depend or others which he established relations and group and social life came into existence. Locke says कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर एक पीस लविंग पैदा हुआ है. हालांकि ये इस बात से इत्तफाक मैं नहीं करता, लेकिन खैर कि इंसान फितरी तौर पर एक अमन पसंद पैदा हुआ है, और उसके अंदर एक वीकनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है कि वो दूसरों पर डिपेंड करता है, वो नेचर पर डिपेंड करता है, वो अकेला नहीं रह सकता. यही वजह है कि उसके अंदर ये जो वीकनेस है कि वो अकेला नहीं रह सकता, एक सोसाइटी को जन्म देती है, एक ग्रुप को जन्म देती है. यानी इंसान अपनी फैमिली को इंक्रीज करता है, लोगों से मिलता है, अपना हल्का अहबाब इंक्रीज करता है, तो वो एक सोसाइटी बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है. तो ये है सोशल इंटरेक्शंस की बुनियाद. जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? माइक ऑफ कर दें प्लीज. कल्बे अब्बास. अच्छा जी. तो ये बुनियाद है सोशल इंटरेक्शंस की कि इंसान बुनियादी तौर पर पीस लविंग है, और वो एक वीकर इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंड करता है, और इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने, इसी डिपेंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए वो चाहता है कि मेरे साथ कोई दूसरा भी हो और लोग भी हों. तो वो अपनी जो ये हल्का अहबाब है, अपनी फैमिली है, उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक ग्रुप या एक सोसाइटी बुनियाद में मार्ज़ वजूद में आती है. Social interaction is the most important source of bringing about a society. Man is obliged to live with others, and being separate from society, his personality cannot grow. एक इंसान की सोसाइटी उसी वक्त, एक इंसान की पर्सनालिटी उसी वक्त सामने आती है जब वो किसी सोसाइटी में रहता है, जब वो किन्हीं इंसानों की ग्रुप के अंदर रहता है. अगर वो किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं होता, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो सामने नहीं आती है. सोशल इंटरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड टू वे रिलेशन which is established between two or more individuals. ये याद रखिए बात कि अकेले इंसान के दरमियान सोशल इंटरेक्शन नहीं होती. For the social interaction you need two people. When there are two people, they have the relation with each other, and please keep in mind this relation be a two way relation. Means एक बंदा है वो अकेला ही अगर किसी से मिलता है, अकेला ही किसी से बात करता है, तो this is
not a social interaction. For social interaction, both the people should interact with each other. दोनों लोगों को या दो से ज्यादा लोगों को आपस में बात करनी पड़ेगी, आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा. This is called social interaction. तो for social interaction, two-way relation is necessary. जी, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके जी, आगे चलते हैं. डेफिनेशन देखिएगा सोशल इंटरेक्शन की. सोशल इंटरेक्शन is an activity or incident with the help of which one party affects the mental condition and external actions of another group. The ways people behave in relation to one another by means of language, gestures and symbols. देखिए, पहली डेफिनेशन के अंदर Sorokin says कि सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसके अंदर वन ह्यूमन, वन पार्टी जो है वो इफेक्ट करती है दूसरे के मेंटल कंडीशंस को और एक्सटर्नल एक्शंस को. क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि मेंटल कंडीशंस क्या होती हैं. मेंटल कंडीशंस ये होती हैं कि जब आपके दिमाग के अंदर कोई बात, कोई चीज ऑपरेट हो रही होती है, किसी चीज को आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं मेंटल कंडीशन. मसलन मैं आपसे मिलता हूं और आपको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, तो ये जो मेरा सलाम लेना और आपका मुझे देखना और मेरा आपसे हाथ मिलाना, ये एक मेंटल कंडीशन क्रिएट करता है आपके माइंड में. मेंटल कंडीशन का मतलब कि हो सकता है अगर आपकी मेरे साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही, अच्छा अच्छा ताल्लुक है आपके साथ, तो आप मुझे देखकर खुश होंगे, आप मुझे देखकर मुझसे बात करना चाहेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे. लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी? ऐसी कंडीशन चलेगी कि आप कहेंगे कि बस इससे सलाम दो और निकलने वाली बात करो. इससे कोशिश करो कि सलाम भी ना लो, पीछे से ही निकल जाओ. ठीक है? तो ये जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उसकी एक-एक बात आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही होती है. इसको कहते हैं मेंटल कंडीशन. फिर हाँ जी, एक्सटर्नल एक्शंस. एक्सटर्नल एक्शंस ये होते हैं कि एक होते हैं इंटरनल एक्शन जो कि इनसाइड दी बॉडी हैं, बहुत सारे दिल का धड़कना, ब्लड का मूव करना और इस तरह की चीजें, ये हमारे इंटरनल एक्शंस हैं. एक्सटर्नल एक्शंस क्या हैं? जो कि हम हाथ हिलाते हैं, हम बात करते हैं, हम अपना जो है वो वॉक करते हैं, अपनी कोई लैंग्वेज से हम कोई बात करते हैं. दीज ऑल आर द एक्सटर्नल एक्शंस. तो देखिए जरा, जब कोई बंदा या बंदी या पार्टी हमसे मिलती है, तो हमारा मेंटल उसकी बात को, उसकी शक्ल को प्रोसेस करता है और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा एक्सटर्नल एक्शन परफॉर्म करना है. दिस इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन. उसमें मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि अगर तो हमारा आपस में ताल्लुक अच्छा होगा, हम कंटिन्यूअसली आपस में सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हम मिलते रहते हैं, तो आप मुझे खुश दिली के साथ मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे और मुझसे मिलना चाहेंगे. अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो आप बस सलाम दुआ की हद तक, या शायद वो भी ना लें, या शायद मुझे देखते ही कहीं मारना शुरू कर दें. इट कैन बी हैपन. ठीक है? तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू द सोशल रिलेशनशिप्स. इसके बाद द Parcel says the way people behave in relation to one another means. अच्छा, इसमें जी उसने तीन लफ्जों की बात की है कि ये बेसिकली एक दूसरे से मिलने का नाम है. सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से मिलने का नाम है, जिसमें लोग लैंग्वेज, जेस्चर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. लैंग्वेज का सबको पता है. लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज दैट वी स्पीक उर्दू, वी स्पीक इंग्लिश. सो दीज आर द लैंग्वेज जो हम मिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और जेस्चर क्या होता है? जेस्चर होता है हमारी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो पोर्ट्रे कर रही होती है, जो दिखा रही होती है अगले बंदे को. यानी हम उससे अगर ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, स्माइल करके देते हैं या गुस्सा करके दिखाते हैं. These are the gestures. Some gestures are positive, some gestures are negative. इसी तरह सिंबल्स हैं, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, हम उससे जो है वो सिंबॉलिकली मिलते हैं, ओपन हार्ट से मिलते हैं. यानी एक वाजे डिफरेंस के साथ कोई हम सिंबल दे देते हैं, जैसे हम हाथ हिला देते हैं, दिस इज अ सिंबल. हम चेहरे पर खुशी ले आते हैं, दिस इज सिंबल. हम यहाँ चेहरे पर सैडनेस ले आते हैं, हम उससे मिलते हैं, हमारा खुशी का इजहार जो है, इट इज अ सिंबल. तो
जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी लैंग्वेज, जेस्चर्स और सिंबल जो हैं, दैट मेक्स द सोशल इंटरेक्शन। इसके बाद अब जी सोशल इंटरेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या मतलब? ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन, ये इसकी बेसिस हो गई, ये सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन हो गई। और अब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से मुराद कि जब हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, तो कितनी तरह की सिचुएशन जो है, कितनी तरह के जो चीजें हैं वो अराइज होती हैं। सबसे पहले है ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स कौन होते हैं? आपको पता है, जो कि एक दूसरे के मुखालिफ लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम ओपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए जरा। ओपोनेंट वैसे मुखालिफ को कहते हैं। देयर इज necessary the existence of two or more socialized individuals which should confront with each other, but their being actual face to face is not necessary. For example, assembly of friends for gossiping, juggler seeing people, having lecture in the class, or chatting on internet are the example of presence of opponents. ओपोनेंट से मुराद यहां पर मुखालिफ पार्टी, मुखालिफ नेगेटिव सेंस में नहीं, मुखालिफ मीन अदर पार्टी, ठीक है, ओपोनेंट मीन अदर पार्टी। आप किसी से सोशलाइज होते हैं और उस सोशलाइजेशन में अगर दूसरी पार्टी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ओपोनेंट। यानी आप इंटरनेट पर किसी से चैट कर रहे हैं, आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ गॉसिपिंग कर रहे हैं, या आप किसी अजनबी को देखते हैं, तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड ओपोनेंट्स, राइट? ये इंटरेक्शन है, लेकिन दिस इज कॉल्ड ओपोनेंट्स। देन इट कम्स सोशल सिचुएशन। Social interaction comes into existence when two or more individuals are in a single specific situation. Either they are gossiping, quarreling, or exchanging some views on topic. Means both the parties are involved in situation. Means ये जो opponent situation थी, इसके अंदर सारी पार्टीज, यानी जितने भी लोग मौजूद हैं या दो लोग मौजूद हैं, उनका आपस के अंदर जो है वो सिचुएशनल होना जरूरी नहीं है। दोनों का मौजूद होना तो जरूरी है, लेकिन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों हो सकता है एक दूसरे, मसलन इसकी एग्जांपल ऐसे है ओपोनेंट के केस में कि आपके सामने एक भीख मांगने वाला आता है और आप देख रहे हैं कि वो आपके सामने से गुजर रहा है, आपके सामने दूसरों से बात कर रहा है, आप उस सिचुएशन में हैं, एक ग्रुप में हैं, लेकिन आप उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप उससे कोई बात नहीं कर रहे, तो वो कौन सी है? दैट इज कॉल्ड ओपोनेंट सिचुएशन। उसके बाद सोशल सिचुएशन ये है कि आप उससे बात भी कर रहे हैं। मसलन आइदर यू आर गॉसिपिंग विद देम, आइदर यू आर क्वारलिंग विद देम, आइदर यू आर एक्सचेंजिंग सम ऑफ द आइडियाज विद देम। यानी अगर तो देखें, जब लेक्चर हो रहा होता है तो उस लेक्चर में टीचर जो है वो सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और कोई जरूरी नहीं होता कि एक लेक्चर के अंदर टीचर सबके साथ बात करके जाए। ऐसा ही है ना, 60 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, तो शायद टीचर की बात एक दो से ही होती है, लेकिन पढ़ा तो वो सबको रहा होता है। तो वो सिचुएशन जो है वो ओपोनेंट सिचुएशन होती है। और सोशल सिचुएशन कौन सी होती है? जब वो 1 to 1 हर एक से बात करता है। अगर टीचर हर एक से 1 to 1 1 to 1 1 to 1 बात कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सोशल सिचुएशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं पेपर ले रहा हूं आप लोगों से, टेस्ट ले रहा हूं, तो दिस इज ओपोनेंट सिचुएशन, लेकिन अगर मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं तो दिस इज सोशल सिचुएशन। होप के क्लियर है। इसके बाद चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस। A social interaction is completed by the time when opponents affect the same external or internal condition. This influencing may occur both in mental or physical change. For example, when a doctor treats a patient, his pain becomes less and he feels mental pleasure or gratitude. जी, सोशल इंटरेक्शन का तीसरा कंपोनेंट ये है कि आप किसी से सोशल इंटरेक्ट करें और उस सोशल इंटरेक्शन के नतीजे में दोनों की या किसी एक की फिजिकल चेंज आए, मेंटल
या फिजिकल चेंज आए। अब मेंटल या फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि आप, कोई आपका अफसरदा दोस्त था, आप उससे मिले और आपने उसकी बात सुनी, आपने उसको तसल्ली दी, आपने उसको समझाया, उसके बाद ही फील प्लेयर, ही फील्स गुड। अगर वो खुशी महसूस कर रहा है तो आपने क्या किया, उसकी मेंटल स्टेट चेंज कर दी, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर दी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। आप डॉक्टर के पास गए, यू वर इन अ पेन, उस डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपको ठीक कर दिया। दिस इज कॉल्ड आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। यानी कि इंटरेक्शन जो है वो फिजिकल और मेंटल कंडीशन को भी चेंज कर देती है। दिस इज रियलिटी कि आप जब सैड होते हैं, आप दोस्तों में जाते हैं, यू फील हैप्पी। इसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक बकायदा तौर पर जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से कोई बहस कर रहे होते हैं, किसी से अपनी आइडियाज की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं और वो आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा होता है, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपने और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो कि हम लफ्ज अल्फाज का इस्तेमाल करके बात कर रहे होते हैं, और जो है वो जैसे लैंग्वेज एंड कल्चरल मीनिंग साइंस आर इंक्लूडेड जस्ट एज स्पीकिंग, हीयरिंग, रीडिंग, राइटिंग। और जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिनोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टच करते हैं, या पैरा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज आर द नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। अब नॉन वर्बल लैंग्वेजेस में सबसे पहले आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज हाउ यू स्माइल, हाउ यू इफ यू आर बिहेविंग, आप कैसे जो है वो कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, आप सैड हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। यानी आपकी बॉडी अगर किसी को कुछ कम्युनिकेट कर जाती है, दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, राइट। अगर आपकी बॉडी से कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कोई दूसरा बंदा, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी इज टॉकिंग, दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। देन इट कम्स पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज ये होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात में हम गुस्सा दिखाते हैं, बात वही कर रहे होते हैं लेकिन उस बात को गुस्से में बोल जाते हैं, उस बात को प्यार में बोल जाते हैं, उस बात को करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। तो जब इस तरह के हमारे बिहेवियर्स हों तो दिस इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, कि हम गुस्से, सॉफ्टनेस या हार्शनेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास फोनेमिक्स है। फोनेमिक्स ये होता है कि फोनेमिक्स में हम ये करते हैं कि जब हम किसी से कुछ इस तरह का बिहेव करते हैं कि इसको अब हम कैसे कह सकते हैं, देखिए जरा, द डिग्री ऑफ बीइंग नियरनेस टू समवन एंड फीलिंग ऑफ दैट मीन्स के जब हम किसी को प्यार करते हैं या किसी इस तरह की जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, लाइक एक छोटा बच्चा है, हम उसको प्यार से समझा रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जो शो कर रही होती है कि आप इस वक्त जो है वो यू आर इन हैप्पी मूड, यू आर इन लव मूड, तो दिस इज कॉल्ड फोनेमिक्स। इसके बाद आता है जी टच। तो टच के मतलब कि जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, टच करते हैं, जब हम किसी को पकड़ते हैं, जब दीज आर लाइक हैंड शेकिंग, किसिंग, वी कन्वे आवर फीलिंग्स, ठीक है, थ्रू टचिंग। आप जब अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड टच। तो चार तरह की हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज है, ठीक है। और वर्बल लैंग्वेज आपको पता है कि जो जितने भी अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी वर्बल लैंग्वेज के अंदर आता है। तो ये है जी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्या मतलब कि इन कंपोनेंट्स के जरिए हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। एक ओपोनेंट्स है, एक सोशल सिचुएशन है, एक चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन है, एक कम्युनिकेशन है। क्या मतलब कि अगर आप किसी के बस में बैठे हुए हैं, आप अगरचे किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन यू आर पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। आप किसी अजनबी के पास बैठे हुए हैं, आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, ऑल्दो यू आर नॉट वन टू वन सोशल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो आप यू आर अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और सोशल सिचुएशन ये है कि जिसमें आप वन टू वन किसी से बात कर रहे होते हैं, और जब आप की कोई फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट को चेंज कर दे, दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। और जब आप बाकायदा तौर पर किसी से वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताए। कम्स फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म्स ऑफ
social interaction. This is very easier concept. Like अगर आप नाम देखें यहाँ पे हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग है individual to individual social interaction. Mean when one person is interacting with the other person, one person, right? एक शख्स जब दूसरे शख्स से इंटरेक्शन कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सोशल इंटरेक्शन. जैसे कि husband and wife, doctor and patient, shopkeeper and a customer, or a telephonic talk between two friends. So when you have talk with one another friend or people or the person, तो ये सोशल इंटरेक्शन है. कौन सी? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वन टू वन. इसी तरह इंडिविजुअल टू ग्रुप, इंडिविजुअल टू ग्रुप. जैसे कि एक उस्ताद लेक्चर दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू ग्रुप. एक मदारी जो है वो अपना कोई शो दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू ग्रुप. इसके बाद ग्रुप टू ग्रुप, जब कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंटरेक्शन कर रहा है, सच एज अ सिचुएशन वेयर टू ग्रुप्स इज म्यूचुअली इंटरेक्टिव. फॉर एग्जांपल अ मैच बिटवीन टू टीम्स, or a competition, or a discussion between two parties, or a conflict, or a quarrel, झगड़ा दो पार्टीज के दरमियान. दिस इज कॉल्ड ग्रुप टू ग्रुप. क्लियर? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे वन टू वन एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल टू ग्रुप का मतलब जब एक बंदा जो है वो एक ग्रुप के साथ बात कर रहा है. ग्रुप टू ग्रुप जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बात कर रहा है. और इंडिविजुअल टू कल्चरल का मतलब कि जब कोई कल्चर आप पर इफेक्ट हो रहा है, कल्चर आप पर इम्पैक्ट कर रहा है. मसलन when an individual is affected by the culture or individual way of life, language, dress, यानी आप किसी मुल्क में जाते हैं, आप बर्तानिया में जाते हैं और बर्तानिया में जाकर आप वहाँ का ड्रेसअप करते हैं, आप वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, आप वहाँ का कल्चर अपनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू कल्चरल सोशल इंटरेक्शन. कि जब आप कहीं पर हैं और आप कोई कल्चरल इम्पैक्ट जो है वो आप पर आए, तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू कल्चरल सोशल इंटरेक्शन. ठीक हो गया? देन इट कम्स मेजरमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. कि हमारी जो सोशल इंटरेक्शन होती है, चाहे वन टू वन हो, चाहे वन टू ग्रुप हो, चाहे ग्रुप टू ग्रुप हो, या कल्चरल इंटरेक्शन हो, उस कल्चरल इंटरेक्शन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन मेजर द कल्चरल इंटरेक्शन? मैंने आपके साथ ग्रुप के अंदर पेपर्स शेयर कर दिए थे, उनको जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम इन एग्जाम्स. ठीक है? तो सोशल इंटरेक्शन जो है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो पहली चीज जो हमें सोशल इंटरेक्शन को मेजर करने में मदद देती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का क्या मतलब है? फॉर हाउ लॉन्ग द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप कंटिन्यूड. यानी जो इंटरेक्शन का प्रोसेस हुआ एक ग्रुप के दरमियान या वन टू वन जो भी इंटरेक्शन का प्रोसेस हुआ, वो इंटरेक्शन कितनी देर जारी रही. जितनी देर जारी रही, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन. For example, interaction of less time will affect the, whereas long time interaction may affect for long time. यानी आप किसी से बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इंटरेक्शन ड्यूरेशन कहलाएगा. क्या जी 30 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट. जैसे हमारा इंटरेक्शन ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे का होता है, तो दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन. इसके बाद होती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब एक वीक के दौरान, एक माह के दौरान, एक दिन के दौरान आप कितनी दफा मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे हम एक वीक के बाद मिलते हैं, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी. आप अपने दोस्तों के साथ रोजाना मिलते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी. आप फैमिली के साथ 24 घंटे मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेजरिंग सोशल इंटरेक्शन. देन इट कम्स इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हाउ मच डीपर यू आर इन द इंटरेक्शन. कि आप ये जो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस सोशल इंटरेक्शन में आप कितने डीपर हैं. दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी. इट मीन्स हाउ मच इंपॉर्टेंस द इंडिविजुअल गिव्स टू इंटरेक्शन बिकॉज इट हैज अ डीप रिलेशन विद द पर्सनैलिटी. कि आप किसी को कितनी अहमियत देते हैं, कितना डीपली कितने उसके साथ मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी. आपकी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट कितनी है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी. लाइक if the interaction is intense, the attachment will be deep and emotion thus making the mutual effects very deep or durable. तो बेसिकली आप उसके साथ कितना अटैच्ड हैं, इमोशनली कितना अटैच हैं, तो ये आपकी बनाता है इंटेंसिटी. देन इट कम्स फोकस. फोकस का मतलब
कि for mutual interaction effect there must be a common aim. What is the focus of interaction? What importance has for the opponents? If the focus of interaction between the opponents is intense, it will have intense effects, and if it is a conflict, then effect will be less. होप कि आपको क्लियर है. फोकस का मतलब कि जब आप मिल रहे हैं किसी के साथ, चाहे वो ग्रुप में, चाहे आप इंडिविजुअल से, या जैसे भी आप मिल रहे हैं, वो जो मिलना है आपका, अगर उसमें गोल एक है, एम एक है, तो आप ज्यादा जो है वो फोकस्ड होकर उससे मिलेंगे. आप ज्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, शौक से आप उसको मिलेंगे. अगर आपका फोकस डिफरेंट है, तो फिर आप की जो इंटरेक्शन है वो इतनी जो वो डीपर नहीं हो सकती. तो फोकस्ड इज अनदर मेजर जिसके जरिए आप सोशल इंटरेक्शन मेजर करते हैं. पांचवी चीज है हमारे पास फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का जो लफ्ज है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, नजदीकी. तो फिजिकली आप कितना किसी के नजदीक हैं, दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सोशल इंटरेक्शन. फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर in the social interaction. In his opinion, it can be divided into 4 parts: intimate distance, private distance, social distance जो आजकल चल रहा है, public distance. Intimate distance होता है, it is a zone of distance of about 18 inches. कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके और उसके दरमियान तकरीबन 1.5 फुट का फासला है, 18 इंच का फासला है, तो इसको कहते हैं intimate distance. The social interaction in this zone is intense in effect and has a emotional attachment. जब आप किसी के साथ तकरीबन 1.5 फीट के फासले पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके साथ इमोशनली अटैच हैं. आप उसके साथ डीपर इंटेंसिटी रखते हैं, आप उसके साथ जो है वो यू फील हैप्पियर विद टॉकिंग हिम और हर. इसके बाद है जी प्राइवेट डिस्टेंस. प्राइवेट डिस्टेंस ये है, its zone is from 18 inches to 4 feet. In this zone, there are some secret relations and there is depth and intensity in the social interaction. Because of this, effect are deep and durable. तो प्राइवेट डिस्टेंस नाम से आपको समझ आ रही है. इसके बाद आ गया सोशल डिस्टेंस. सोशल डिस्टेंस ऑब्वियसली जो आजकल आप फील कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो there is a conscious effort to keep the relation to certain extent and status is kept individual. This distance has effect when are less temporal and formal. ये आमतौर पर हम फॉर्मल रिलेशनशिप्स में रखते हैं. 4 से लेकर 12 फीट का ये डिस्टेंस होता है, और इसमें हम तकरीबन जो है वो हमारे जो ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है, या हमारा किसी टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, या किसी अजनबी के साथ हमारा जो डिस्टेंस होता है, तो हम इतने ही डिस्टेंस पर रह के बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस. इसके बाद है जी पब्लिक डिस्टेंस. इट इज़ अ जोन फ्रॉम 12 फीट और अबव का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा पब्लिक डिस्टेंस होता है. जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए गए हैं, तो आपका तकरीबन जो है वो एक दूसरे फर्द के साथ इतना डिस्टेंस होता है, जिसको हम पब्लिक डिस्टेंस कहते हैं. कि आप उससे बात नहीं कर रहे होते, आप कोई खास इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे होते, लेकिन इतना डिस्टेंस जो है वो होता है. अच्छा जी, तो 4 तरह के हमने प्रॉक्सिमिटी, यानी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब कि आप जितना किसी के नज़दीक बैठकर इंटरेक्शन कर रहे हैं, या जितना किसी के दूर बैठकर या खड़े होकर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजरमेंट है सोशल इंटरेक्शन की, जो हमें अंदाजा देता है कि आपका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है. यहां तक को बताइए, प्रॉब्लम है तो प्लीज. इसके बाद आता है जी सोशल एक्शन. सोशल एक्शन ये होता है कि जब कोई इंसान एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करे जो कि किसी दूसरे के लिए या सोसाइटी के लिए कोई मायने रखता हो, उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं. मसलन मैं जो है वो बाहर आप जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, और आप उस ड्राइविंग में अगर जो है वो प्रॉपरली बड़ी केयर से, बड़ी एहतियात से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोशल एक्शन. क्योंकि किसी दूसरे को नजर आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ड्राइविंग परफॉर्म कर रहा है. और अगर आप वो ड्राइविंग रफली कर रहे हैं, बैडली कर रहे हैं, तो वो भी एक सोशल एक्शन है, क्योंकि उसमें अब आप दूसरे जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बड़ी रफ ड्राइविंग कर रहे हैं. तो इसी तरह जब दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे सोशल एक्शंस में आते हैं. Social action is considered as the basic unit of society, and is considered the social action has the position of a soul in it. Therefore, to say the base of social life and its survival is based upon a social action. वो कहता है जी कि इसके social
इंटरेक्शंस, सोशल सोसाइटी, इन सब का जो बेस है ना, बेस वो सोशल एक्शन है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सोसाइटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एक्शंस। अगर किसी सोसाइटी के अंदर सोशल एक्शंस ही नहीं होंगे तो वो सोसाइटी नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और उस सोसाइटी के अंदर लोग आपस के अंदर आपस में सोशल एक्शंस नहीं परफॉर्म करते, तो इसका मतलब वो सोसाइटी ही नहीं है। तो सोसाइटी के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस ऑफ सोशल एक्शंस। सोशल एक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी सोशल एक्शन है। आपका किसी से बात करना, आपका किसी से लड़ना झगड़ना, आपका सोसाइटी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करना, ये सारे ही सोशल एक्शंस हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर सोशल एक्शंस ही नहीं होंगे तो वो सोसाइटी कैसे होगी। ठीक हो गया। इसके बाद ये देख लें, जो एरिया मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसको करने की जरूरत नहीं है, राइट, ऑल आर ब्लैंक। इसके बाद थोड़ा सा सोशल एक्शंस के मुतालिक हम और पढ़ लेते हैं। इन अ सोशल interaction affecting each other is necessary, just as a professor is lecturing a class, he is affecting the class, whereas traveling in a bus is a social action. The driver and traveler seem to be opponent, but since they do not influence each other and are doing their social actions. अब अगर एक टीचर जो है वो क्लास पढ़ा रहा है तो that is also a kind of social action। और बेशक उसमें हम बात कर चुके हैं कि ओपोनेंट वे में, ओपोनेंट वे हमने ये पढ़ा था कि आप उससे वन टू वन बात नहीं करें। अगर लेक्चर जो है प्रोफेसर डिलीवर कर रहा है एंड यू आर नॉट वन टू वन टॉकिंग विद हिम, तो ये ओपोनेंट वे ऑफ इंटरेक्शन है। तो बेशक ओपोनेंट वे ऑफ इंटरेक्शन है, ये है क्या है, सोशल एक्शन। आप एक बस में बैठे हुए, वो बस वाले आपस में बात नहीं कर रहे, ड्राइवर से बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक सोशल इंटरेक्शन है। ये एक सोशल इंटरेक्शन है। और ये कौन सी काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, ओपोनेंट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ओपोनेंट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, जिसमें आप अपने ओपोनेंट के साथ, कोई जरूरी नहीं है बात करें, बट यू आर पार्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन। तो उसमें भी आपका बैठना, आप उस बस वाले का बस चलाना, टिकट वाले का टिकट कलेक्ट करना, दिस ऑल कम्स अंडर सोशल एक्शंस। ठीक है जी, होप ये क्लियर आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सोशल एक्शंस में बता दीजिए। ओके माय डियर्स, अब इसके अंदर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, प्लीज देखिएगा। आई डोंट नो कि कौन सा पेपर था, 2014 का था शायद। अगर आप 2014 का पेपर उठा के देखें तो उसमें ना सोशल प्रोसेस आया हुआ है। ये सोशल प्रोसेस ना 5 तरह के होते हैं: कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। तो उसके अंदर सोशल प्रोसेस जो आया हुआ है ना 2014 के पेपर में, आई थिंक वो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है। ठीक है, बाकी और किसी पेपर के अंदर मैंने इसको नहीं देखा। जो हर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आप जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अप टू डेट पेपर्स, उनको आप देखें तो एक कल्चर का क्वेश्चन एक ऐसा है, कल्चर का क्वेश्चन जो कि हर पेपर में आता है। हर पेपर आप उठा के देख लें, उसमें कल्चर का क्वेश्चन आता है। और ये जो सोशल प्रोसेस का क्वेश्चन है वो मुझे 2014 में नजर आया है, जिसमें उसने कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का पूछा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आप लोग अगर अपना पेपर देखें तो उसमें आपको डेफिनेशंस भी नजर आती हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस भी नजर आती हैं, 2 नंबर की, 2 मार्क्स की। ठीक है, तो प्लीज इसलिए किसी भी डेफिनेशन को आप आम ना समझिए। यानी ये एक कॉन्सेप्ट है जी, सोशल प्रोसेस, तो आपको सोशल प्रोसेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो पेपर में ऑब्जर्व किया है वो मोस्टली सब हेडिंग्स नहीं पूछता, वो मेन हेडिंग्स ही पूछता है। यानी ये सोशल प्रोसेस है ना, मेन हेडिंग है वो पूछेगा, कॉर्पोरेशन मेन हेडिंग है वो ये पूछेगा। अब कॉर्पोरेशन के अंदर एक और हेडिंग है इनडायरेक्ट कॉर्पोरेशन, तो ये मोस्टली नहीं पूछा जाता, या कॉन्फ्लिक्टिव कॉर्पोरेशन है, ये नहीं पूछा जाता। मेन हेडिंग्स पे वो फोकस करता है। तो आप लोग भी प्लीज जब पेपर की तैयारी करें तो मेन हेडिंग्स को लाजमी फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, तो सोशल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो सोशल प्रोसेस क्या है इसको देख लेते हैं। Individuals to the science of sociology has classified in social processes which are formal in all social groups। और सोशल प्रोसेसेस का मतलब, सोशल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? कोऑपरेशन, जब आप किसी से कोऑपरेटिंग कर रहे हैं, जब आप किसी से कंपीट कर रहे हैं, मुकाबला करते हैं, जब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट, कोई आपका जो है वो कोई इशू अराइज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट,
जब आप किसी के साथ अकोमोडेटिव बिहेवियर रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं अगले बंदे को फैसिलिटेट करते हैं, या आप उसके साथ एसिमुलेशन कर लेते हैं, या आप उसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मुआशरे के अंदर 5 तरह के सोशल प्रोसेस होते हैं। कोऑपरेशन, ये कीप इन माइंड, ये भूलने वाली बात नहीं है कि हमारे कितने सोशल प्रोसेसेस हैं, 5। ठीक है, इन आवर सोसाइटी वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस, और वो कौन कौन से हैं? कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन और एसिमुलेशन। इनके मुतालिक हम जो है वो थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में देखिए, कोऑपरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 लैटिन वर्ड्स। को का मतलब टुगेदर, ओपरा, ऑपररी का मतलब वर्क, यानी इकट्ठे काम करना। कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली काम करना। जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके गोल्स सेम होते हैं। when the goals are same, when the goals are shared, तो people cooperate with each other। मसलन एक आप देखते हैं कि सड़क पे एक्सीडेंट होता है, तो कुछ लोग होते हैं वो रुक कर एक्सीडेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो वहां पर एक्सीडेंट हुआ होता है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास से गुजर जाते हैं, वो देखते भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखते। कुछ लोग उसमें से रुक जाते हैं और मिल के कंबाइंड एफर्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन, कि व्हेन यू हैव कॉमन गोल। जब आपका कॉमन गोल होता है, एक गोल होता है, तो आप जो है वो कोऑपरेशन करते हैं। ज्वाइंट एक्टिवली इन परसूट ऑफ कॉमन गोल्स और शेयर्ड रिवॉर्ड्स। जब आपके एक गोल हो तो आप क्या करते हैं? कोऑपरेशन करते हैं। कोऑपरेशन इज अ पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव में कोऑपरेशन नहीं होती। ये नहीं होता कि आपकी किसी के साथ लड़ाई है और आप उसके साथ कोऑपरेट कर लें, नहीं। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो कोऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। आप हमेशा किसी का पॉजिटिव सेंस में हाथ बढ़ाते हैं। ये नहीं होता कि एक बंदा गोलियां मार रहा है किसी को और आपको, अच्छा यार तू गोलियां मारा, चल मैं भी तेरे साथ मिलकर गोलियां मारता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर किसी की कोई हेल्प कर रहा होगा तो फिर आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जाके आप उसकी हेल्प में उसकी मदद करेंगे। तो कोऑपरेशन अमूमन पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। कोऑपरेशन इज अ पॉजिटिव फॉर्म। दिस इज सच अ कलेक्टिव एक्टिविटी विच इज यूजफुल फॉर अ ग्रुप। ग्रुप के लिए एक यूजफुल है, क्यों? क्योंकि जब ग्रुप मिलके एक कोऑपरेशन के साथ काम करता है तो वो काम एक मोर एनर्जी के साथ परफॉर्म होता है। कोऑपरेशन इज फाउंड इवन इन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स। तो कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम 2 लोगों से शुरू होता है, यानी 2 लोग हों कम से कम तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। होप कि ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी हम मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, कोऑपरेशन को हम इतना ही रखेंगे, वो पेपर के अंदर ये ज्यादा नहीं देखा गया, सिर्फ हम इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसके बाद इट कम्स कंपटीशन। कंपटीशन होता है कि जब आप किसी से मुकाबले की सेंस में होते हैं। कंपटीशन इज सच अ सोशल प्रोसेस, ये भी एक सोशल प्रोसेस है, इन विच अटेम्प्ट इज मेड फॉर गेटिंग सम वैल्यू और बेनिफिट लाइक वेल्थ, हाई स्टेटस एंड लव। जब आप किसी के साथ कंपीट कर रहे होते हैं और आप उससे बर्तरी हासिल करना चाह रहे होते हैं, आप कोई रिवॉर्ड हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। अब ये कंपटीशन आप वेल्थ में भी कर रहे होते हैं, आप स्टेटस लेने में भी कर रहे होते हैं, आप कोई लव के केस में भी कर रहे होते हैं, या आप पढ़ाई के केस में कर रहे होते हैं, या आप नॉलेज के केस में कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आप एक ग्राउंड में आप क्रिकेट में कंपटीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू विनिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू compete with others, when you are having some kind of common rewards, कॉमन गोल्स हैं, और वो गोल आप भी हासिल करना चाहते हैं और कोई दूसरा भी हासिल करना चाहता है, तो इस केस में आप क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन देख लेते हैं जी, टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन में पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। when individuals in the presence of each other are doing competition face to face for some object और पर्सनल बेनिफिट, इट इज कॉल्ड पर्सनल कंपटीशन। जब आप किसी के साथ 1-to-1 कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे नात खानी का मुकाबला हो रहा है, जैसे शेर व शायरी का मुकाबला हो रहा है, जैसे ये CSS का मुकाबले का इम्तिहान होता है, जैसे इंटरव्यू के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए लोग गए हैं, जब आप फेस टू फेस जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं किसी के साथ। फेस टू फेस का मतलब कि आप किसी के साथ जो है वो
कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में जो फेस टू फेस है, 1 to 1 है, ठीक है। कंपटीशन तो बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपसे गुजारिश की, कंपटीशन बहुत तरह के हैं। जैसे जो है वो आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और इंडियन क्राउड भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, तो बेशक इंडियन क्राउड्स और आप आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली कंपटीशन नहीं हो रहा। फिजिकली कंपटीशन तो दो टीमों के दरमियान हो रहा होता है, आप टेलीविजन पे बैठ के भी कंपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली काइंड्स है इसकी बहुत सारी, उसमें पहली काइंड है पर्सनल, और पर्सनल में क्या है कि फेस टू फेस कंपटीशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टू ट्राई टू स्टैंड फर्स्ट, यानी आप हैं 10 लोग हैं, आप फेस टू फेस कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें से आप जीतना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस कंपटीशन या पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। इसके बाद है जी एडिशनल और एब्सोल्यूट कंपटीशन, a competition in which individuals of a society are trying to achieve some objective which is not limited, like wealth, honor or high post, is called additional competition. There is no restriction, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से विन करना चाहती है, दिस इज कॉल्ड एडिशनल और एब्सोल्यूट कंपटीशन। जैसे मैंने गुजारिश की कि आप जो है वो हम हमेशा ही चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट और एडिशनल कंपटीशन। इसके लिए लिमिटेड नहीं होता कि हम वेल्थ में आगे निकलना चाहते हैं, हम ऑनर में आगे निकलना चाहते हैं, नहीं, हम ओवरऑल आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपटीशन, अ कंपटीशन फॉर विच principles are fixed and their disobedience may be result in exclusion fails under a formal competition, like to try to stand first in the examination of the university, to take part in the games according to the rules. जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपटीशन ये होता है कि फॉर्मल कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मल कंपटीशन। और इनफॉर्मल एंड इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, इंटर और इंट्रा ग्रुप कंपटीशन के जब हम ग्रुप्स के दरमियान कंपटीशन होता है, यानी 1 to 1 कंपटीशन नहीं हो रहा, ग्रुप टू ग्रुप कंपटीशन हो रहा है, जैसे टीम्स आपस में प्ले करती हैं। व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स compete for achievement of values and objective, this is called inter and intra group competition। ठीक हो गया जी। इसके बाद then it comes conflict। कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपसे पहले कहा कि क्या हम पढ़ रहे हैं सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस की 5 इकसाम है, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अच्छा, कोऑपरेशन हमने पढ़ा, कोऑपरेशन पॉजिटिव सेंस में होता है जिसमें वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, वी ट्राई टू कोऑपरेट ईच अदर, और अमूमी तौर पे ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, पॉजिटिव वे में हम लेते हैं कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इसके लिए 2 लोगों का मौजूद होना जरूरी है। इसके बाद हमने देखा कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में भी एक से ज्यादा लोगों का होना मौजूद है, जरूरी है कि लोग आपस में कंपटीशन करते हैं या टीम्स आपस में कंपटीशन करती हैं, या हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन compete कर रहे होते हैं फॉर्मल कंपटीशन के केस में। और इनफॉर्मल कंपटीशन ये होता है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, हम वैसे ही एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। मसलन अगर मैं कोई ऑनेस्टी से कोई काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं इनफॉर्मली ऑनेस्ट हूं, मुझे किसी ने कहा नहीं है या मेरे पर कोई कंडीशन नहीं है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली मैं ऑनेस्ट हूं, मैं इनबॉर्न ऑनेस्ट हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनफॉर्मल कंपटीशन में, ऑनेस्टी के कंपटीशन में प्ले कर रहा हूं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट 2 लोगों के दरमियान, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, 2 ममालिक के दरमियान, 2 ग्रुप्स के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट की भी कई इकसाम हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। वॉर, वॉर क्या है, वॉर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। The most terrible form of conflict in which opponents to give serious loss of life and property in a war, ठीक है। तो वार से सब लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब 2 मुल्कों के दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो वो एक वॉर होती है। बहुत सारे ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो इट बिकम्स द रीजन ऑफ वॉर, ठीक है। और इसके बाद रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे आपने ये देखा होगा कि आजकल अमेरिका में वो ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है जैसे ब्लैक व्हाइट
लोग जो हैं वो आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाएं तो वो फिर आपस में लड़ाई झगड़े फसादात और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स. इसके बाद इट कम्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स. क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, पुअर क्लास. तो इन क्लासेस का जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक दूसरे को अपोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. ठीक हो गया. फिर इसके अलावा हमारे पास फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. नाम से ही क्लियर है कि द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. एक सोसाइटी में, एक गांव में रहने वाले लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स. फिर इसके बाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जब एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स. देन इट कम्स इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स. जब दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है. वन टू वन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक हो गया. तो होप ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद है जी इकोमोडेशन. इकोमोडेशन क्या है? Accommodation is a permanent or temporary activity which suspends the aggressive attitudes of conflicting groups and persuades these to cooperate with deciding to disputed matters. यानी दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान झगड़ा था, उस झगड़े को मुस्तकिल तौर पर या वक्ती तौर पर सॉल्व करके एकोमोडेट कर लिया गया. यानी दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, उनके दरमियान उस कॉन्फ्लिक्ट को वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर रिजॉल्व कर दिया गया. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. कि उन्होंने एक दूसरे को एकोमोडेट कर लिया, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की कि फिल वक्त या मुस्तकिल ही वो कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हो गया. एकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टेम्पोरली वर्किंग एग्रीमेंट्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप. तो यहां पर वर्ड टेम्पोरली एग्जिस्ट किया गया है, लेकिन बहुत सारी डेफिनेशंस के अंदर टेम्पोरली का वर्ड नहीं है, ये परमानेंट भी हो सकता है. एकोमोडेशन परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर टेम्पोररी का वर्ड यूज किया गया है. अब एकोमोडेशन की कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहले है ट्रूस. द सिचुएशन ऑफ ट्रूस इज फाउंड इज ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी. This suspends the disputed problem for some time to postpone conflict. In other words, without reaching a decision to prevent conflict for decision in the near future. यानी एक ऐसा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है जो अराइज हो रहा है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो कुछ वक्त के लिए हम उसको पोस्टपोन कर दें. ये जो पोस्टपोनमेंट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ट्रूस. जैसे आपको अगर थोड़ा आपसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से आपको थोड़ा पता है, तो ये पिछले दिनों एक इशू था कि जी कोई भी जो ताजिर है वो 50,000 रुपए की ट्रांसफर पर अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएगा. तो वो इशू बार बार अराइज होता है, बार बार उस पे ताजिर रहनुमा जो है वो अपोज करते हैं. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 3 माह के लिए मौखर कर देती है, 3 माह के लिए मौखर कर देती है. तो दिस इज कॉल्ड ट्रूस बिहेवियर ऑफ एकोमोडेशन. देन इट कम्स टेम्पररी डोमिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन. When any of the conflicting group gets an edge over another temporarily, this accommodation comes into existence. Temporary domination यानी दो ग्रुप्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट था और एक जो बंदा या एक ग्रुप जो है वो टेम्पररी डोमिनेट कर गया, टेम्पररी उसकी बात सुनी गई है, टेम्पररी उसकी बात मानी गई है. तो अब जो दूसरा है उसकी मजबूरी बन जाएगी खामोश होना. तो वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया. इसको भी हम एकोमोडेशन कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्पररी डोमिनेशन, कि एक बंदा, एक ग्रुप जो है वो वक्ती तौर पे डोमिनेट हो गया. इसके बाद है जी कंप्रोमाइज. कंप्रोमाइज भी एकोमोडेशन की एक एग्जाम है कि जिसमें कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी चलती है. एक ग्रुप कुछ छोड़ता है, दूसरा ग्रुप कुछ छोड़ता है, दोनों ले दे के काम कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड कंप्रोमाइज. Compromise is a form of accommodation in which each party accepts less its full goals in order to avoid to end or conflict. वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी पर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. एक होता है जी टॉलरेंस. टॉलरेंस ये होता है कि आप दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी आप डिसाइड कर लेते हैं कि चल यार ठीक है, तू भाई जो करना कर ले. दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. ठीक है. यानी एक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है और वो कहता है कि इट्स ओके, आई एम गोइंग टू बेयर यू.
टॉलरेंस इज एक्सेप्ट ईच अदर्स डिफरेंस विदाउट इंसिस्टिंग फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, यानी उसको कॉम्प्रोमाइज का नहीं कहना, उसको झुकने का नहीं कहना, पार्टी खुद ही पीछे हो जाए कि यस चल कोई बात नहीं, दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ टॉलरेंस. Then it comes displacement. Displacement is, it is such an activity in which conflict is finished. जब conflict खत्म हो जाए by another conflict or a party changes its direction which decreases the chance of conflict, या पार्टी अपने मौकफ से पीछे हट जाए, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल जो है वो किसी और तरफ चली जाए या पार्टी अपने मौकफ से हट जाए, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये थी जी हमारी चौथी किस्म जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन. एकोमोडेशन क्या है कि जब हम दूसरे के साथ टेम्परेली या परमानेंटली तौर पर अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको कुछ देर के लिए मुअख्खर कर देते हैं, उसको कुछ देर के लिए रोक देते हैं, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. ये कुछ देर साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की भी हो सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे की भी हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. कि आप किससे लड़ाई होती है, किससे कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, आप मान जाते हैं, 10 मिनट बाद आपको फिर याद आता है कि यार मैं तो मनना ही नहीं सी, आप फिर उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं. तो एकोमोडेशन, जो जितनी देर वो आप सस्पेंड रहेंगे, जितनी देर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म रहेगा, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. इसके बाद पांचवी और आखिरी स्टेज हमारे पास है एसिमिलेशन. Assimilation means assimilation when two groups are assimilated, the mutual social characteristics are different in cultural manner which cause assimilation. According to Schaeffer, assimilation is the process by which a person forsakes his or her own cultural traditions to become part of different culture. यानी एक इंसान जब अपनी किसी चीज की कुर्बानी देकर दूसरे पार्टी के अंदर मिक्स अप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और एसिमिलेशन की द प्रोसेस ऑफ एक काइंड है एमलगमेशन, इस पे भी हम बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल कल्चरल डिफ्यूजन, यानी दो कल्चर थे, दो कल्चर आपस में अगर मिक्स, जैसे आप देखें हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ अकवाम थी, दो मुख्तलिफ मजाहिब थे जो कि बरे सगीर पाको हिंद में रहते थे, लेकिन जो 150 साल 200 साल वो इकट्ठे रहे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया, एसिमिलेशन कर दी, बहुत सारी चीजें एक दूसरे की मिक्स करना शुरू कर दी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल मैन का एसिमिलेशन में. एन इंडिविजुअल हु हैज बीन ब्रॉट अप in one culture and he passes through diffusion to another culture but he cannot complete this act of diffusion. एक इंसान था, वो किसी एक कल्चर में रहा, वहां पर परवरिश पाई, लेकिन किसी दूसरे कल्चर को जाकर उसने अडॉप्ट किया, पूरा नहीं अडॉप्ट किया क्योंकि पूरा वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके साथ पिछले कल्चर की मौजूद रहेंगी. ये जो कल्चरल अडॉप्शन है या कल्चरल डिफ्यूजन है, इसको कहते हैं मार्जिनल मैन. ये कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन में, एमलगमेशन. एमलगमेशन ये होता है टू फॉर्म अ कॉमन ग्रुप हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of majority and minority group is called amalgamation. यानी दो ग्रुप्स थे, कोई मेजोरिटी होगा ऑब्वियसली, कोई माइनॉरिटी होगा, दो ग्रुप्स आपस में मिलकर एक म्यूचुअल किस्म का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, एक म्यूचुअल किस्म का जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस निकाल लेते हैं, एक म्यूचुअल किस्म की मिक्सिंग कर लेते हैं. यानी दो ग्रुप्स थे, वो इस तरह से आपस में मिक्स होते हैं कि वो एक ही ग्रुप का फील आती है, दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन, जिसको मिक्सचर कहते हैं. एमलगमेशन मीन मिक्सचर. जी यहाँ तक मुझे बताएं, ये हमारा दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज शेयर कर दीजिए.